हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया का घर। अनाया के घर में काफ़ी चहल पहल थी। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। सभी लोग गुरुजी के आने की सारी तैयारियां कर रहे थे। पूजा के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। अनाया की मम्मी अनाया के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं उनकी बेटी अभी सो रही है। वो जाती हैं, उसका सिर सहलाते हुए कहती हैं, बेटा अनाया, आकृति सोने दो ना। अच्छा बेटा, सपने देखे जा रहे हैं। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी और पिलो को अपनी बाहों में और कसते जा रही थी, जैसे मानो कि वो पिलो नहीं आकृति। अनया की मम्मी अनया को देखती हैं और कहती हैं, ये लड़की, क्या मैं बोलूँ। अनया 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 नहीं सुनती। अनया की मम्मी उसके कान को पकड़ती हैं, जोर से दबाती हैं। अनया हड़बड़ा कर उठ कर बैठ जाती है। अपने सामने अपनी मम्मी को देखते हुए अपने कान को रगड़ते हुए कहती है, क्या यार मम्मी, मेरी कान, आप हर बार मेरी कान को क्यों खींचते रहते हो। क्या आपका ये फेवरेट काम है, मेरा कान खींचना। अनया की मम्मी हंसते हुए कहती हैं, बेटा कब से तो जगा रही हूँ, तुम तो उठ नहीं रही हो। अच्छा ठीक है मम्मी, बोलिए क्या बात है। उठ जाओ, गुरुजी आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, आप चलो, मैं आ रही हूँ। अनया की मम्मी चली जाती है। अनया अपनी बाहों में अपनी पीलों को भरते हुए कहती है, और कितना वेट करूँ मैं, ये सपने कब पूरे होंगे मेरे। ऐसे बोलकर वो पिलो को साइड में रखती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अनया की मम्मी अब आकृति के कमरे में जाती हैं, जहाँ पे आकृति काफ़ी अच्छे से नहा धोकर एक अच्छी सी साड़ी पहनकर अच्छे से रेडी हो चुकी थी। अनया की मम्मी आकृति को देखती हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आकृति मिरर के सामने बैठकर अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है। अनया की मम्मी उसके पास जाती हैं और आकृति की नज़र उतारते हुए कहती हैं, मेरी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है। आकृति जब अनया की मम्मी को देखती हैं, हालांकि वो रेडी हो चुकी थी, बस सिंदूर ही भरना बाकी था तो वो भी हो गया। साइड में रखती है, रखने के बाद जो है खड़ी होती है और झुककर उसकी मम्मी के पैर छू लेती है। अनया की मम्मी उसके सिर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, सदा सुहागन रहो। आकृति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनया की मम्मी कहती हैं, चलो बेटा चलते हैं। जी, ये बोलकर आकृति अनया की मम्मी के साथ निकल पड़ती है। दोनों जो है नीचे आते हैं, पूजा रूम में जाते हैं, जहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। गुरुजी बस पहुँचने ही वाले होते हैं। तभी अनया की मम्मी कहती है, ठीक है तुम मंदिर में दिए जला लो। आकृति हाँ में सिलाती हो जाती है काफ़ी अच्छे से। वहाँ पे पूजा वगैरह करके और मंदिर में दिए जला देती है। और मेन पूजा तभी होनी बाकी थी जब वो गुरुजी आ जाएंगे। कुछ समय बाद अनया भी नीचे आती है। अनया आते हुए नीचे दिखती है कि काफ़ी ज़्यादा ताम झाम हो रहे थे। वो दादी माँ के पास जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग दादाजी। दादी माँ उसको अपने पास बैठाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा। दादाजी भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो पेपर पढ़ रहे होते हैं। अरे आप लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए, और मम्मी ने मुझे भी जगा दिया। हाँ बेटा, वो गुरुजी आ रहे हैं ना, अभी पूजा है थोड़ी देर में। किस चीज़ की पूजा। तो दादी माँ बताती हैं, तुम्हारी शादी को लेकर। तुम्हारी शादी हो गई है तो नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले ऊपर वाले की आशीर्वाद लेनी ज़रूरी है ना। अच्छा ये बात है। यही बात है। ठीक है। वैसे दादी माँ, तो क्या ये पूजा हो जाएगी तो आकृति मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी। जब ये बात बोलती है ना तो दादाजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और दादी माँ उसको घूरते हुए कहती है, तुम इतना उतावले क्यों हो रहे हो। हम्म, क्या दादी माँ, अभी नई नई शादी हुई है ना, तो ये पहली बार है ना, आपको तो पता ही है, ये मेरी पहली बीवी है। तो दादाजी हंसते हुए कहते हैं, बेटा सबकी बीवियाँ पहली और आखिरी होती है। नहीं 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 दादाजी, ऐसी बातें नहीं है। आपको नहीं पता, कितने लोगों की दूसरी बीवी भी आ जाती है। तो क्या तुम्हें भी दूसरी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ही को संभालूं वही बहुत ज़्यादा है। दादाजी कहते हैं, हाँ एक ही को संभालो, एक को संभालना ही मुश्किल है, तुम दो की बातें कर रहे हो। नहीं मैं बातें कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हें तो बता रही थी ना। अच्छा
आकृति हॉल में आती है। वहाँ पे सभी लोग थे। अनया की मम्मी आकृति को बताती हैं कि गुरुजी को खाने पीने के लिए मतलब उनके लिए भोजन क्या क्या बनेगी। वो सारी चीज़ें सुनती है, जिसमें पूरी, पुलाव, दाल, सब्ज़ी, रायता और भी कुछ चीज़ें थीं, जैसे फ्रूट्स, सैलेड और पापड़, अचार, मतलब इसी तरह की चीज़ें थीं। सिंपल और सादा भोजन। ये सारी चीज़ें सुनती है आकृति और हाँ में सिर हिलाती है। अब उसे मिट्टी के चूल्हे पर बनानी थी सारी चीज़ें। अनया की मम्मी कहती हैं ये सारी चीज़ें बनेगी गुरुजी के आने के बाद, यानी कि पूजा होने के बाद, लेकिन पूजा से पहले पूजा के लिए प्रसाद बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आकृति कहती है ठीक है, मैं ये आता है मुझे, मैं बना लूँगी। तो अनया की मम्मी कहती है ठीक है फिर जाओ। लेकिन वो किचन की तरफ जा रही है, तभी जो है अनया की मम्मी याद दिलाती हैं बेटा किचन में नहीं, मिट्टी के चूल्हे पर बनानी है। तभी याद आती है हाँ 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 मम्मी, वो कहाँ पर है। तो अनया की मम्मी उसको लेकर वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे मिट्टी के चूल्हे थे। वहाँ जाकर उसको एक एक छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें बड़ी ही बारीकी से वहाँ पर बैठ कर समझाती हैं, और वैसे ही आकृति कर रही होती है। फर्स्ट टाइम था, उसने आज तक चूल्हे पर खाना बनाना तो दूर की बात है, वो चूल्हे के पास बैठी तक नहीं थी। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से लोग थे, लेकिन बचपन से लेकर अब तक उसने बस मम्मी को गैस चूल्हे पर ही खाना बनाते हुए देखा था, मिट्टी के चूल्हे पर नहीं। ये पहली बार थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी बात कि वो चूड़ा जो उसने पूरे हाथ भर के चूड़ा जो पहन रखा था, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो जब चूल्हे की लौ ऊपर तक आती है ना, तो चूड़ा जो था गर्म हो जाता था, जिसके कारण उसके हाथ में कई जगह रेड पड़ चुके थे और काफ़ी तकलीफ भी हो रही थी। चूड़ा गर्म हो जाता है, चूल्हे की लौ जो ऊपर आती है, ये चीज़ उसे काफ़ी महसूस हो रही थी। अभी तो सिर्फ वो प्रसाद ही बना रही थी, मेन तो अभी पूरी भोजन बनानी बाकी थी। लेकिन फिर भी बिना किसी शिकायत वो सारी चीज़ें कर रही होती है। करीबन 35-40 मिनट्स बाद प्रसाद बन के रेडी हो जाती है। जब प्रसाद बन जाती है तो उसको ठंड होने के लिए उसको अच्छे से वहीं पे रख दी जाती है और कॉटन के कपड़े से ढक दी जाती है, ताकि कोई भी चूहा या फिर कोई भी चीज़ें उस पर ना पड़े या कोई जूठा ना करे। वो अपने कमरे में जाती है, वहाँ जाकर पहले तो हाथ धोती है और अपने हाथ को देखती है। फिर मन ही मन कहती है क्या कर सकते हैं, बस उसने इतना ही बोला। उसके बाद जो है वो फिर से कमरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि अनया की मम्मी ने फिर से उसको बुलाया था वहीं पर अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद। फिर वहाँ पे जाती है, जाने के बाद जो है गुरुजी की जो भी चीज़ें होती हैं खाना बनाने के लिए, वो सब कुछ इंतज़ाम करके पहले ही वहाँ पे सारे सामान रख दिए थे। अब उसको अच्छे से अब सब्ज़ी वगैरह बारीकी से काट कर, आटा वगैरह गूँथ कर रखनी थी, ताकि जब खाना बनाना स्टार्ट करें तो ज़्यादा टाइम ना लगे। सब्ज़ी वगैरह कट जाती है, आटा गूँथ लेती है, और रायते के लिए सारे इंतज़ाम हो जाते हैं, सैलेड वगैरह सब कुछ। उन सारी चीज़ों को वहीं पर ढक कर रख देती है। उसके बाद पता चलती है गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी के आने के बाद दादाजी दादी माँ आगे बढ़कर उनके पैर छूते हैं। फिर अनया के मम्मी पापा, और फिर अनया और आकृति। रिया आती है, प्रिया आती है, रूही भी आती है। ये सारे कुछ नए चेहरे को देखकर गुरुजी कहते हैं बेटा ये बच्ची कौन है। रूही की तरफ देखते हैं। रूही वहीं पर खड़ी थी। अनया की मम्मी कहती है ये हमारी बहू की छोटी बहन है। अच्छा, खुश रहो बेटा। गुरुजी को लेकर उनके आसन जो थी बनाई गई थी, वहाँ पे बैठने के लिए बैठाई जाती है। जल पान कराए जाते हैं। उसके बाद जो है गुरुजी कहते हैं पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। दादाजी कहते हैं जी गुरुजी हो गई। ठीक है, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सभी जो है घर की मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे बैठने के इंतज़ाम किए गए थे, हवन वगैरह सब कुछ के इंतज़ाम किए गए थे। वहाँ पर अच्छे से गुरुजी पूजा करवाते हैं। आकृति और अनया एक साथ बैठे हुए थे, और पूजा इनके लिए ही स्पेशली रखी गई थी। पूजा के बाद हवन होती है, हवन के बाद आरती की जाती है, आरती करने के बाद जो है सभी बड़ों को आरती और प्रसाद दी जाती है। उसके बाद आकृति और अनया सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, साथ में गुरुजी का भी। ये सब हो जाने के बाद जो है आकृति अनया की मम्मी के साथ फिर से खाना बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ पे गुरुजी के भोजन की सारी तैयारियाँ करनी थी। और इधर अनया
गुरुजी की जहाँ पे वो भोजन करने वाले थे, जहाँ वो बैठकर खाना खाने वाले थे, उस जगह को अच्छे से इंतज़ाम कर रही थी, जैसे चद्दर वगैरह बिछाना या कुछ और जो भी काम होती है। इधर करीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली सारी चीज़ें बन के रेडी हो जाती हैं। उसके बाद जो है गुरुजी को खाना खिलाए जाते हैं, उनके शिष्य को भी। वहीं पे एक लाइन से बैठे हुए थे और बारी-बारी से खाना खिलाए जा रहे थे। अनाया, आकृति मिलकर दोनों खाना परोसते हैं। खाना खाने के बाद गुरुजी बहुत आशीर्वाद देते हैं आकृति को और कहते हैं, आपके घर की बहू अन्नपूर्णा है, इनके हाथों में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। भोजन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। गुरुजी की तारीफ सुनकर घर के पूरे परिवार जो है खुश हो जाते हैं। गुरुजी अपने थैले से कुछ निकालते हैं और आकृति की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, आप इसे राजकुमार के गले में बांध दीजिए। आकृति वो देखती है, वो एक लाल धागा थी, वो उसे लेती है और अनाया की दादी की तरफ देखती है। दादी माँ आंखों से इशारा करती है। आकृति जो है उस धागे को लेती है और अनाया के गले में अच्छे से बांध देती है। गुरुजी कहते हैं, 5 गांठ लगाइएगा। आकृति हाँ में सिर लाती है। जब वो धागा बांध देती है, उसके बाद जो है अनाया को कुछ फील तो होता है, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाती। गुरुजी उस धागे को देखते हैं। जैसे ही ये धागा अनाया के गले में जाता है आकृति के द्वारा, वो धागा में हल्की सी लाइट नज़र आने लगती है। हालांकि ये सब लोग नहीं देख पाता सिवाय गुरुजी के। गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद जो है गुरुजी कहते हैं, ठीक है अब हम चलते हैं। दादाजी कहते हैं, गुरुजी इतनी जल्दी? हाँ, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुकी है। अनाया और आकृति को देखते हुए कहते हैं, गुरुजी अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है, हम यहाँ पे रुके, हमें जाना होगा। एक बात और, संध्या होने से पहले एक दिए जलाकर दरवाजे की चौखट पर रख दीजिएगा। पर क्यों गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, जिस तरह से रुद्र और देवा का मिलन हुआ है, जस्ट उसी तरह से उन्हें भी इसकी भनक लग चुकी होगी और आज रात इनकी सुरक्षा आप सबकी जिम्मेदारी है। सबके चेहरे पर एक घबराहट सी नज़र आने लगती है। गुरुजी कुछ और चीज़ें निकालते हैं और निकाल कर दादाजी के हाथों में रखते हुए कहते हैं, ध्यान रहे। उनके कानों में कुछ चीज़ें कहते हैं, बोलते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ से अपने शिष्यों के साथ निकल जाते हैं। दादी माँ दादाजी की तरफ देखती हैं। दादाजी जाते हुए गुरुजी को देख रहे थे। दादाजी दादी के हाथ पकड़ते हैं और साइड में ले जाकर कुछ कहते हैं। दादी हाँ में सिर हिलाती है। दादी माँ रिया के पास आती है और उससे कुछ कहती हैं। रिया भी हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद जो है रिया अनाया के पास जाती है और कहती है, अनाया हाँ 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 क्या हुआ? चलो ना। कहाँ जानी है? अरे चलो ना यार, मुझे मार्केट जानी है, कुछ सामान लेनी है। मार्केट? हाँ चलो। इस वक्त करीबन 3:30 हो रहे थे शाम के। तो अनया ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। उसकी नज़रें आकृति पर थी। आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो जाना नहीं चाहती थी, वो आकृति से थोड़ी बातें करना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिया के कहने पर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद दादी माँ आकृति के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा आप अपने कमरे में जाओ और जाके अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लो, ठीक है? जी 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 दादी माँ। वो चली जाती है। कुछ समय बाद एक सर्वेंट को बुलाई जाती है और सर्वेंट से बोला जाता है कि आकृति के लिए लंच लेकर कमरे में जाए, क्योंकि लंच का टाइम ऑलरेडी निकल चुका था। गुरुजी की सारी तैयारियों में लोग इतने बिजी हो चुके थे कि घर की फैमिली भी अभी तक लंच नहीं किए थे। आकृति के जाने के बाद, अनया के जाने के बाद
सभी जो है एक साथ बैठते हैं, बैठकर लंच वगैरह कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। उसके बाद जो है दादी माँ अनया की मम्मी को कुछ चीज़ें कहती हैं। अनया की मम्मी हाँ में सिर हिलाती हैं। सभी जो है ना जाने क्या बोले थे गुरुजी, सब उस काम में लग चुके थे। पापा, दादाजी, उनके हाथों में कुछ चीज़ थी। वो उस चीज़ को देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यानी कि आज की रात हमें किसी भी हाल में जगनी होगी नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखनी होगी, कोई गड़बड़ ना हो। गुरुजी ने तो ऐसा ही बोला था, देखते हैं क्या होता है। और आज की रात हमें सोनी भी नहीं है, नज़र रखनी पड़ेगी, सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ। और हाँ, अगर हो सके तो हमारे जितने भी सर्वेंट हैं उन्हें भी यहीं पर रोक लेते हैं, ताकि किसी के भी ज़रिए इस घर में वो प्रवेश ना कर पाए। ना जाने क्या बातें हो रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, लोग बातें तो कर रहे थे, क्लियर बातें नहीं थी। अनया की मम्मी और दादी आपस में बातें कर रहे थे। अनया की मम्मी किसी को फ़ोन करती है और फ़ोन करते हुए कहती है, इस टाइम पर तुम्हें अपनी लोगों के साथ आनी है। उधर से कुछ कहा जाता है और फ़ोन कट हो जाती है। वहीं पर अनया और रिया एक शॉपिंग मॉल में गए हुए थे। अनया कहती है, रिया हम शॉपिंग मॉल क्यों हैं? रिया कहती है, चलो ना, माँ ने कुछ बोला है, कुछ चीज़ें लेनी है तो। अच्छा, मम्मी ने बोला है, ठीक है चले। रिया जो है उसको लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस की बहुत सारी ज्वेलरी थी, लेकिन क्या लेनी थी एग्जैक्ट उसे पता नहीं थी। तो रिया जो है अनया की मम्मी को कॉल करती है और उनसे पूछती है, क्या लेनी है, आपने बताया ही नहीं। तो अनया की मम्मी कहती है, एक काम करो, कुछ चीज़ें देखो, जैसे कि पेंडेंट और पायल, कमरबंद, ब्रासलेट, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे निकलवाओ जो अनया को पसंद आ सके, ये आकृति के लिए चाहिए। तो ऐसा बोलती है तो रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो एक सेल्स गर्ल को बुलाती हैं और कुछ चीज़ें का डिमांड करते हैं। तो सेल्स गर्ल भी हामी से लाती है और वो जाकर वो सारी चीज़ें लेकर आती है, जिसमें रिंग्स भी थी, ब्रासलेट थे और ये पेंडेंट थे, जूड़ा क्लिप आती है वो भी थी जो कि डायमंड से बनी हुई थी क्लिप, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन थी। और साथ में कमरबंद, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम देने के लिए अच्छी होती है। अब पायल है, पैरों में इतने प्यार से पहनाओ कि आपको भी खुशी मिले और जिसे आप पहना रहे हो उसे भी एक अलग फील हो। कमरबंद, कमरबंद पहनाने की भी एक अलग ही होती है। कमरबंद पहनाते टाइम जो फील होती है वो एक अलग ही होती है। तो ये भी गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी होती है। रिंग्स, रिंग्स तो आम चीज़ है, सभी देते हैं। पेंडेंट, पेंडेंट भी देने के लिए ठीक है, ये पुरानी चीज़ें हैं जो सबसे पहले दिमाग में यही आती है कि हाँ यही देनी चाहिए। लेकिन कमरबंद, बाजूबंद और पेंडेंट और पायल, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसे देते टाइम सामने वालों को भी बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप पहनाते हो अपने हाथ से तो एक अलग ही माहौल बनती है। अनया की मम्मी का जो था ना पसंद, कह सकते हैं, या उनकी भी लव मैरिज हुई थी, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो काफ़ी अच्छी चॉइस थी उनकी। तो बताती हैं, वो सारी चीज़ें निकाल कर जब सेल्स गर्ल लेकर आती है ना तो अनया उन सब कुछ चीज़ों को देखती है और रिया से कहती है, रिया ये सारी चीज़ें क्या करेंगी मम्मी? अरे तुम मम्मी को छोड़ना, मम्मी के लिए मैं देख लूँगी ना, तुम अपने लिए देखो ना, अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो। मैं, मुझे थोड़ी ना पहननी है। अरे यार, मैं कब बोली कि तुम्हें पहननी है? तुम्हारी वाइफ, उसके लिए तो देख लो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे बोल के वो चीज़ों को बड़ी गौर से, बड़ी बारीकी से देखने लगती है। कुछ कुछ चीज़ें हाथ में उठाकर भी देखती है तो उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं आती है। तभी जो है इधर-उधर करते हुए उसको एक कमरबंद पर उसकी नज़र जाती है।
हालांकि ज़्यादा वो हैवी नहीं थी, पतली सी डिज़ाइन बनी हुई थी, लेकिन वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये क्या है? तो सेल्स गर्ल बताती है, सर ये कमरबंद है। कमरबंद? हाँ। इसमें घुंघरू क्यों है? एक्चुअली सर ये न्यू डिज़ाइन है, अभी अभी 2 दिन पहले ही हमारे शॉप में आई है और इसके लगभग आधे से ज़्यादा जो है सेल हो चुके हैं, बस यही कुछ ही पीसेस बची हैं। आप कहें तो इनसे इनकी जैसी और भी डिज़ाइन मैं दिखा सकती हूँ, जिसमें घुंघरू भी नहीं होगी और साथ में सिंपल डिज़ाइन भी होगी। तो अनया कहती है ठीक है दिखाइए, और लेकर आती है। उनमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी कमरबंद की। एक तो बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन थी, उठाती है उसमें छोटे-छोटे नग भी लगे हुए थे और प्लेन थी वो, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी, गोल्ड की थी, मस्त लग रही थी। उसे लेती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो अपनी आँखें बंद करती है और इमेजिन करती है कि आकृति की कमर पे कैसी लगेगी। वो इमेजिन करती है कि वो अपने हाथों से झुककर आकृति की कमर पर वो कमरबंद बाँध रही है। उस कमरबंद जब उसको नेवल साइड में उसकी नज़र जाती है, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और झुककर तुरंत उसके नेवल पर किस कर लेती है। और ये किस होते ही आकृति की आँखें जो है बंद हो जाती है। ये फ़ील करते ही, ये इमेजिन करते ही उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो कमरबंद को साइड करते हुए कहती है, ये पैक कर दो। ओके सर। रिया ये दिखती है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और कहती है, वाह क्या बात है, मतलब मौका मिला नहीं और तुमने चूज़ भी कर लिया। हाँ तो नेक काम में देरी कैसी है? अच्छा देखो और कुछ लेनी है? आपने ले ली? हाँ मैंने सेलेक्ट कर ली, तुम देखो और कुछ चाहिए तो। ठीक है। तभी जो है इधर देख ही रही थी तो उसकी नज़र एक पेंडेंट पे जाती है। पेंडेंट भी बेहद खूबसूरत था। पेंडेंट जो है हार्ट शेप में बना हुआ था, लेकिन जो हार्ट शेप की जगह पर जो लगा हुआ था ना, वो एक पिंक डायमंड था। पिंक डायमंड और हार्ट शेप में कट कर लगाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी, लाइट थी बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। एक उसमें एक अलग सी ख़ास बात थी। वो सेल्स गर्ल बताती है, मैम एक्चुअली ये पेंडेंट नॉर्मल नहीं है। अच्छा क्या ख़ास बात है इसमें? रिया पूछती है। तो सेल्स गर्ल जो है वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और यहाँ पे बुलाती है। मैनेजर जब उस पेंडेंट को देखता है तो कहता है, तुमने इसे यहाँ पे क्यों रखा? तुम्हें पता है ना ये एक ही पीस है और इसको हमने शो पीस में लगा के रखा था और तुमने इसे निकाल क्यों दिया? तो सेल्स गर्ल सॉरी बोलते हुए कहती है, सर एक्चुअली ये मुझे नहीं पता कि इसमें किसने रख दिया है। मैं तो बस कस्टमर को अपनी ये ज्वेलरी दिखाने के लिए लाई थी तो उसी में था, यानी किसी ने गलती से रख दिया होगा। अगर ये यहाँ पे सेल नहीं होती है तो मैं इसे शो पीस में लगा दूँगी। मैनेजर को गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वो कुछ कहता नहीं है और वो सामने देखता है। सामने दो एक लड़का और एक लड़की को देखकर कहता है, जी बोलिए। तो रिया कहती है, इस पेंडेंट के बारे में बताइए, क्या आपको लेनी है? पहले बताइए तो सही, हमें लेनी है या नहीं लेनी है वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। इन्होंने बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, तो क्या ख़ास बात है, हम जानना चाहते हैं। मैनेजर हालाँकि इनके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो पेंडेंट बहुत महंगी थी। तो मैनेजर कहता है, देखिए ये बहुत महंगी है, क्या आप लोग इसे अफ़ोर्ड कर पाओगे? अनयन कहती है, आप पहले बताइए तो सही। मैनेजर कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। वो मैनेजर उस पेंडेंट को काफ़ी अच्छे से दिखाना स्टार्ट करता है। पेंडेंट में जो हीरे लगे थे जस्ट उसके पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई थी। उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताता है कि ये किसी भी जगह पर ये पेंडेंट चला जाए इसको ट्रैक किया जा सकता है और एक्चुअली इसे ऑर्डर करके बनवाई गई थी, लेकिन जिन्होंने ये ऑर्डर करके बनवाया था उन्होंने बाद में लेने से मना कर दिया था, तो हमें उन्हें रिफ़ंड करनी पड़ी और ये पेंडेंट आगे सेल नहीं हो पाई। हमारे ये हमारे शॉप की
स्पेशल और यूनिक पेंडेंट है जिसे हमने काफ़ी मेहनत से बनाया था और इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। ये सब कुछ बड़े ही डिटेल से हमें बताती है और ट्रैकिंग के बारे में सुनकर अनया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यही तो चाहिए थी उसको और वो इस बारे में सोच भी रही थी कि आकृति के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए कि कभी भी कहीं पर भी रहे उसको पता चलती रहे। इसलिए नहीं कि उस पर नज़र रखना चाहती है बल्कि इसलिए कि उनके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कब कौन कहाँ से वार कर दे कोई नहीं जानता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए अनया कहती है ठीक है हमें ये पसंद है, हम लेना चाहते हैं। तो मैनेजर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या सच में आप लोग लेना चाहते हैं? तो रिया कहती है हाँ ठीक है आप इसको पैक कर दीजिए। मैनेजर कहता है पहले आप इसके बारे में तो जान लीजिए कितने पैसे खर्च होंगे। तो अनया कहती है आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बस पैक कीजिए। मैनेजर भी खुश हो जाता है और कहता है जी ठीक है। वो सेल्स गर्ल की तरफ देखता है और उसके आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इसे अच्छे से पैक करो। वो कमरबंद और पेंडेंट लेते हैं और लेकर वो सेल्स गर्ल जो है पैक करने चली जाती है। तभी वो मैनेजर कहता है सर अगर आप कुछ और भी देखना चाहें तो यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। रिया उसकी चीज़ें समझ रही थी, वो समझ रहा है पैसे वाले इंसान है और भी कुछ चीज़ें सेल कर पाए तो इन्हें ही प्रॉफिट होने वाली थी। अनया कहती है नहीं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी वो मैनेजर कहता है एक्चुअली सर यहाँ पे एक न्यू शॉप खुला है एंटीक चीज़ों का, सालों पुराने एंटीक चीज़ें यहाँ पे जो है शोरूम में लगी हुई है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, आप चाहो तो एक नज़र देख सकते हो। अनया सोचती है कि चलो ठीक है ना अभी पैकिंग में टाइम लगेगी, चलो एक नज़र घूम लेते हैं। वो रिया की तरफ देखती है, रिया भी हमें सिर लाती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो मैनेजर उन्हें लेकर जाता है। वहाँ पे कुछ लोग थे देख रहे थे चीज़ें, ये लोग भी जाते हैं और एक नज़र सारी चीज़ों पर डालते हैं। अनया कहती है ये सब पुरानी चीज़ें हैं? हाँ ये सब एंटीक पीसेस हैं, इसमें सभी असली चीज़ें हैं। अच्छा सभी असली हैं, चलो ठीक है एक नज़र डालते हैं। वो आगे बढ़ती है, अब बड़े ही आराम से एक एक करके चीज़ें देखने लगती है। देखते देखते उसे अजीब सी फील होती है। वहाँ पे एक रिंग रखी हुई थी, उसमें लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी सिर्फ उसे ही दिख रही है या किसी और की, उसे समझ में नहीं आ रही थी। वो इधर उधर देखती है। तभी वो कहती है वो रिंग है ना ज़रा दिखाइए तो। मैनेजर वहाँ पे खड़े जो सेल्स बॉय थे उन्हें इशारा करता है, वो लेकर आता है और अनया के सामने रख देता है। अनया उसको देखती है, बड़े ही गौर से देख रही थी। उसमें जो रोशनी थी वो बार बार ऊपर नीचे से होता ना कम ज़्यादा हो रही थी। वो रिया की तरफ देखती है और कहती है रिया हाँ ज़रा इसे देखो तो। ठीक है लेकिन बहुत पुरानी लग रही है। अरे नहीं यार इसे थोड़ा गौर से देखो। गौर से क्या देखूं? लाल रंग की, लगता है ये जेड है, जेड है ना क्या? जेड कि लाल पत्थर है, समझ में नहीं आ रही। वो मैनेजर कहता है एक्चुअली मैम ये रेड ब्लड जेड है, ये ओरिजिनल है और काफ़ी यूनिक भी, और ये लगभग 80 साल पुरानी है। अच्छा 80 साल पुरानी, हाँ। अनया बड़ी गौर से उसको देख रही थी, उसको इतना गौर से देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों, मतलब मुझे ही नज़र आ रही है कि ये सबको नज़र आ रही है। और धीरे से रिया को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है। रिया थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर वो भी गौर से उस अंगूठी को देखने लगती है। उसको तो कुछ नज़र नहीं आ रही थी। वो अनया से कहती है मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। क्या सच में? अनया उस अंगूठी की पिक्चर लेती है और कुछ सर्च करने लगती है। नेट पे सर्च करते हुए उस अंगूठी के बारे में जानकारी आती है और बताया जाता है कि ये अंगूठी कम से कम 5000 साल पुरानी है और ये मैनेजर बता रहा है कि 80 साल पुरानी है। क्या इस मैनेजर को गलतफहमी हुई है या मुझे? लेकिन इंटरनेट तो गलत नहीं बोलेगा ना। उसके बारे में सोचती है और मैनेजर से कहती है वैसे इसकी प्राइस कितनी है? मैनेजर
सेल्स बॉय को बुलाता है और बताता है कि इसके बारे में बताओ सर को। रेड ब्लड जेस्टोन, और ये शक्ति को संतुलन बनाए रखने के लिए यूज़ की जाती है, इसको धारण की जाती है। ये समृद्धि, सुख, शांति बनाए रखता है जीवन में। मतलब उनको जितनी जानकारी बताई गई थी बस उतना उनको पता था, वो तोतों की तरह रट देते हैं। एक होता नहीं, कोई बता दे कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ होगी, ऐसे बोलनी है, बस वही चीज़ बोलना है। हालांकि पूरी जानकारी उनको है या नहीं, उसको वो भी जानकारी नहीं थी। अनाया कहती है इसकी प्राइस कितनी है, तो सेल्स बॉय बताता है जी इसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। व्हाट, 10 लाख? हाँ 10 लाख। उसने अभी भी इंटरनेट पे चेक किया था, कम से कम की इसकी इस रिंग की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा होने वाली थी शायद। इन्हें खुद नहीं पता था ये असली है या नकली है। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें नकली ही थी, कुछ कुछ चीज़ें असली थी। अनाया तो इतना समझ चुकी थी क्योंकि उसने कुछ कुछ चीज़ों में हल्की हल्की लाइट देखा था, और सबसे ज़्यादा लाइट इस अंगूठी में ही थी। कुछ सोचकर वो अंगूठी खरीदने का फैसला करती है। देखते हैं आगे क्या होता है। यही सोचकर वो अंगूठी जो है ले लेती है। सभी जो है वहाँ पे पेमेंट वगैरह करने के बाद अपनी चीज़ें लेते हैं और लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जो है रिया के मोबाइल पे एक कॉल आता है घर से, और कुछ चीज़ें बोली जाती है। रिया थोड़ी घबरा सी जाती है। टाइम देखती है, सच में 5 बजने में बस कुछ ही मिनट कम थे, और इन्हें जल्द से जल्द घर पहुँचनी बहुत ज़रूरी थी। वो तुरंत अनाया का हाथ पकड़ती है और कहती है जल्दी चलो। क्या हुआ? नहीं नहीं घर चलो, माँ का फ़ोन आया था, कुछ प्रॉब्लम है। वो कहती है क्या 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 हुआ, मैं फ़ोन करूँ? चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं, बाद में फ़ोन कर लेना। ये बोलकर उसको खींचते हुए पार्किंग में लेकर जाती है और तुरंत गाड़ी को ओपन करती है, उसको गाड़ी में बैठाती है। बैठाने के बाद जो है तुरंत गाड़ी की स्पीड, डायरेक्टली स्पीड पकड़ती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन वहाँ के हालात धीरे धीरे और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे थे। हर जगह अभी कुछ समय पहले जो मौसम साफ थे, अब वहाँ पे काले बादल, आंधी तूफान, इतनी तेज़ हवाएं स्टार्ट हो चुकी थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। रिया जैसे तैसे करके गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और घर जाने की कोशिश करती है, बहुत तेज़ गाड़ी भगाती है। अनाया ये सारी हालात को देखते हुए कहती है अरे यार ये कैसे हो सकता है, मतलब अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था, इतनी तेज़ी से मौसम कैसे बदल गया। रिया कहती है पता नहीं, हमें जल्द से जल्द घर जानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कैसे घर जाएंगे, देखो यहाँ का मौसम, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक हमें कहीं पर रुक जाना चाहिए। वहाँ की हालत तीर बदतर से बदतर होते जा रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वहाँ के हालात और बिगड़ते जा रहे थे। जैसे मानो कोई शक्ति इन्हें पुश कर रही है पीछे की तरफ, जैसे कि मानो कह रही हो कि नहीं मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और इनकी गाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, वो हवाएं, वो तूफान उसी तरह से इनका पीछा कर रही थी या इनको पीछे ढकेल रही थी, ये समझना मुश्किल था। और काफ़ी तेज बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है। काले बादल, अभी तो सिर्फ 5 ही बजने वाले थे और 5 बजे इवनिंग का टाइम, और ऐसा लग रहा था जैसे रात के 7-8 बज चुके हों। इस तरह का माहौल। घर पे सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। सभी जो है खिड़की दरवाजे को काफ़ी अच्छे से लॉक कर रहे थे। लॉक करते हुए पता नहीं क्या गुरुजी बोल कर गए हुए थे। दादाजी अपने हाथों में एक धागा की जो बड़ी सी धागा गोलाकार में बंधी हुई थी, उसमें से धागा निकाली जा रही थी और सभी खिड़की दरवाजे पर बांधी जा रही थी। आकृति, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। अनाया की मम्मी आकृति का हाथ पकड़ती हैं, उसे मंदिर में लेकर जाती हैं और कहती हैं बेटा यहाँ पे अनाया के नाम की दिए जलाओ, और याद रहे दिए गलती से भी डगमगानी नहीं चाहिए या बुझनी नहीं चाहिए। अनाया आकृति जब ये सुनती है तो घबरा सी जाती है और कहती है मम्मी सब सब ठीक तो है बेटा, मैं जो बोल रही हूँ फिलहाल वही करो और दुआ करो भगवान से वो लोग सही सलामत घर वापस आ जाए। ये बोलते हुए अनाया की मम्मी वहाँ से चली जाती हैं और बाकी सर्वेंट के साथ मिलकर सारे काम में लग जाती हैं। जैसा कि गुरुजी ने बोला था इवनिंग होते ही दरवाजे पे दिए जलानी है।
अनया की मम्मी भी यही करती है, लेकिन वो दिया जैसे ही दरवाजे तक जाता है वो बुझता जाता है। इतनी आंधी तूफान चल रही थी। अनया की मम्मी घबरा सी जाती है, वो फिर से ट्राई करती है, वो फिर से ऐसे ही हो जाता है, बुझ जाता है। उधर मंदिर में आकृति दिए जलाकर वहाँ बैठी हुई थी। विंडो बंद थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से हल्की हल्की हवा आ रही थी और वो दिया जो है फड़फड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसको संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी अपने दोनों हाथों से घिरते हुए। तभी उसकी नज़र वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे कुछ कांच के बॉटल्स वगैरह रखे हुए थे। उसके ऊपर के सिरा खुला हुआ था, तो वो क्या करती है, उस दिए को उसी बॉटल से ढक देती है और ऊपर का सिरा खुले होने के कारण उसको जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो बहुत ही अच्छे से जल रही थी। उसको इस तरह से संतुलन बनाए रखने के लिए जब देखती है कि दिया काफ़ी अच्छे से जल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उठती है, उठकर हॉल में आती है और अनया की मम्मी को परेशान देखकर वहाँ जाती है और कहती है, मम्मी क्या हुआ? बेटा ये दिया नहीं जल रहा है, मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन इतनी आंधी तूफान आई हुई है कि दिया जल ही नहीं रहा है। आकृति ये देखती है और बाहर के नज़ारे को देखती है। उसके बाद जब वो दिया अनया की मम्मी के हाथों से लेती है और उसे खुद अपने हाथों से जलाती है और वही कांच का बोतल जो मंदिर में लगाया था वही लेकर आती है और उस दिए को उसके अंदर रखते हुए ले जाकर दरवाजे के पास रख देती है। और रखने के कुछ सेकंड के लिए तो दिया थोड़ा सा फड़फड़ाया था, जैसे कि मानो बुझ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो शांत हो जाता है। ये देखकर अनया की मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुरुजी के कहे अनुसार उन्होंने बोला था कि ये चीज़ आकृति के हाथों से ही होनी चाहिए और अनया की मम्मी बार बार ट्राई कर रही थी, वो नहीं हो पा रही थी। वहाँ रिया और अनया इतनी मुश्किल में फंस चुके थे, वो गाड़ी जैसे मानो कि उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बहुत कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, लेकिन वो गाड़ी आगे जा ही नहीं पा रही थी। रिया अनया का हाथ बड़ी ज़ोर से पकड़ के रखी थी, क्योंकि अनया बार बार गाड़ी से निकलने के लिए बोल रही थी, चलो हम यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ घर भी थे, हम वहाँ पे जा सकते हैं। रिया उसको मना कर देती है और कहती है, नहीं, तुम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी। रिया उसके गले पर देखती है, वो धागा थी, उस धागे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, रिया को भी नज़र आ रही थी इस वक्त। रिया घर पे कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता, नेटवर्क प्रॉब्लम। रिया पीछे पलट कर देखती है, चारों तरफ नज़र डालती है, चारों तरफ मानो आंधी तूफान बारिश जैसे पूरा के पूरा जो काले बादल थे वो सब कुछ यहीं आसपास आकर खड़े हो गए हैं, जैसे कह रहे हो कि तुम्हें हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है? कौन सी शक्ति है जो अनाया को आकृति से मिलने नहीं दे रही है? वो कौन सी शक्ति है जो अनाया आकृति को करीब आने नहीं दे रही है? क्या अनाया सही टाइम पर अपने घर जा पाएगी और क्या उनका ये मिलन की रात पूरी हो पाएगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी संगम दो दिलों की।